बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आम आदमी के लिए एक बहुत बुरी खबर थी कि पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। ईद आने वाली है और ज़ाहिर बात है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबर है ये पस मंज़र में चली गई और आज अदलिया के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जो पेट्रोल की कीमत का मामला ये पीछे रह गया। आप जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत की इंक्वायरी के लिए एक कमीशन का सरबराह बनाया था। लेकिन आज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उन्होंने माजरत कर लिया हुकूमत से और वो इस कमीशन के सरबराह अब नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए बुध को जो 6 जजेस हैं उनकी शिकायत पे समाअत का ऐलान कर दिया। तो ये अचानक इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इसमें एक सवाल पैदा होता है और वो ये पैदा होता है कि जब तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से सामने आया तो क्या उनसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? अगर पूछा गया था तो अब उन्होंने ख़त लिख के हुकूमत से माजरत क्यों की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को क्या इंसाफ मिल जाएगा या वैसा ही होगा कि जैसे पहले इस तरह के मामलात पे इंसाफ नहीं मिलता? तो सबसे पहले हम कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन से बात करेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली के अरकान से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब रियासत अली आज़ाद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब कोयटा में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं और शुएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तो रियासत अली आज़ाद साहब, सबसे पहले आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, तो आपका जो मुतालबा है उस पर अमल दरामद हो गया, क्या आप मुतमिन हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐसा इक़दाम है चूँकि जो कमीशन बनाया गया था सबसे पहले तो वो चूँकि एक एग्जेक्टिव साइड से बनाया गया जिसके ऊपर वकला को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर हमें ये तवक्को थी कि शायद सिटिंग जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको शायद इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब तसद्दुक़ साहब ने इस पर माजरत भी कर ली है तो चूँकि हम चाहते थे कि एक ऐसा कमीशन हो अगर बने भी तो जिसके ऊपर क्वेश्चन ना उठाया जा सके, जिसकी तरफ उंगली ना उठाई जाए। तो पब्लिक में भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार था ये कमीशन और वकला के अंदर भी बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो लेना एक ऐसा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की अहम ज़रूरत थी और अप्रोप्रिएट एक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे कि पहले हुकूमत जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से मशवरा किया और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम जो है वो मशवरे के बाद सामने आया था, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब बैकआउट कर गए, तो क्या ये हुकूमत की एम्बेरसमेंट नहीं हो गई? तसद्दुक़ साहब से मेरा ख्याल है पूछ के उन्होंने नाम दिया था मगर तसद्दुक़ साहब वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके जो पब्लिक का था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का था, वकला बरादरी का था, उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके। और वैसे भी हुकूमत जो है उसका आपने देख लिया कि एक तरफ वो कमीशन बना रही थी, दूसरी तरफ जो है ना वो कह रही थी कि एग्जेक्टिव का कोई इसमें किरदार नहीं है, यानी दोनों तरफ जो है ना ठंडा और गर्म सांस से इकट्ठा ले रही थी। और फिर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप गौर से पढ़ें तो भी जो है ना वो होम्योपैथिक इलेक्शन जो कमीशन था वो भी जो है होम्योपैथिक और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी होम्योपैथिक टाइप के थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में एग्री, गवर्नमेंट में नॉट एग्री विद द फाइंडिंग ऑफ द कमीशन, ये फिर अगला वो था। मगर अब काजी साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को टेस्ट में डाल दिया। देखिए ये मसला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं है या 6 जजों का नहीं है, ये तमाम हाई कोर्ट्स का है, तमाम अदारों का है, तमाम मुल्क का है। और अगर इस मामले को अगर आप सीधा नहीं करते, अगर इसकी डायरेक्शन ठीक ना हुई तो ये मुल्क जो है वो पहले आधा टूट चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। ये हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं मगर इसके बावजूद वार्न कर रहे हैं कि ये जो है ना इस मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है और अगर इसको ठीक करना है तो उसका सीधा रास्ता दस्तूर के अंदर से गुजरता है। आपने बड़ी अहम बात की है। शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। अब तहरीक इंसाफ कहती है जी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? देखें हामिद मीर साहब, मैं कामरान मुर्तज़ा की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये सिर्फ 6 जजेस को इंसाफ देने का क्वेश्चन नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देने का क्वेश्चन है। जो 25 करोड़ अवाम को इंसाफ और उनको हुकूक के मुहाफिज हैं ये जज साहबान,
ये 76 साल से शायद हो रहा था, लेकिन जो अब हुआ है ये पीक पे पहुंच गया। जब आप इनका रास्ता नहीं रोकेंगे, जब अदल इंसाफ और कानून और आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, 25 करोड़ अवाम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसकी तरफ आंख उठाएंगे, किसकी तरफ देखेंगे। लिहाजा ये जो कमीशन बनाया गया था, कमीशन की आप बुनियाद उठाएं। उन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि ये जो इल्जामात हैं इनएप्रोप्रिएट हैं, यानी गलत हैं। नहीं, मैंने पूछा, शुएब साहब मैं पूछ रहा हूं कि फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। जी, मैं अब एग्जैक्टली उस पर आ रहा हूँ। देखें, क्वेश्चन ये है कि ये 6 जजेस या 7 जजेस या उसका इशू ही नहीं है। ये अदलिया के ऊपर एक इतना बड़ा सिर्फ दाग नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा दबाव है हमारे पाकिस्तान की एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट का। जब 15 जजेस बैठ के एक इशू को रिजॉल्व कर रहे होंगे, वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि उनकी पूरी ओपिनियन सबके सामने आएगी, ताकि वो एक वंस फॉर ऑल ये इशू फाइनली सेटल डाउन हो। क्योंकि ये फिर 6 जजेस का मामला है, 7 जजेस बैठ के कोई उसमें अंदर, फिर उसके बाद दोबारा इसके खिलाफ अपील चली जाएगी बाकी 8 जजेस के पास। वो 184(3) का वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि जब सारे जजेस बैठेंगे वो किसी कंसेंसस पे पहुंचेगी। ठीक है, अच्छा, किसी मुनासिब, अच्छा, रियासत अली आज़ाद साहब, उनको एक, मैं जरा रियासत अली आज़ाद साहब से इस पे राय ले लूं। वो कह रहे हैं जी फुल कोर्ट बनाया जाए। मैं समझता हूं कि चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है उसके तहत अब अपील भी प्रोवाइडेड है कि जहां पे सो मोटो होगा तो उस फैसले के खिलाफ अपील भी लायक करती है। और अगर आज इसमें फुल कोर्ट तमाम जजेस साहबान इसको फुल बेंच सुनती है, फुल कोर्ट सुनती है, तो फिर अपील कहाँ लाई करेगी। तो उसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी है कि अगर सो मोटो के अंदर इसको डिसाइड कर दिया जाता है तो फिर किसी भी एग्रीव्ड शख्स को उस अपील के हक से महरूम कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विजडम के साथ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बात की है कि वो अपील, लेट्स सपोज इनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये कर दिया जाता है, तो कोई भी एग्रीव्ड शख्स अपील के लिए कहाँ जाएगा। वो जो अपील प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत है, वो फिर कहाँ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हम तो समझते हैं कि ये जो इस वक्त बेंच बनाया गया है ये सफिशेंट बेंच है और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। देखिए, पहले हम कह रहे थे कमीशन के ऊपर रिलाय कर रहे थे, कमीशन भी तसल्ली बख्श नहीं था, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमा दिया। अब अगर एक एप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कर ली गई तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये कदम है जो उन्होंने उठाया है, और इसके अंदर भी वो एक मंतकी इंजाम तक ले के इसको चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ख्याल में फुल कोर्ट का मुतालबा जायज़ है? नहीं, उसमें राइट ऑफ अपील जो है ना इन्फ्रेंज हो जाएगा। एक बात जो दुरुस्त है वो, एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, चीफ जस्टिस और 2 जजेस का, सीनियर जजेस का। उन्होंने एक मुनासिब तरीके से रेगुलेट कर लिया। फिर उन्होंने ये भी जहन में रखा कि इसके बाद अपील लाई करती है। अब जो नया उसमें जो हमारा सबका मुतालबा था कि इसकी अपील होनी चाहिए 184(3) की, अब उसका डिनाइल हो जाएगा और वो अब आपके पास सबकी इनपुट आ जाएगी। यानी ये जजेस जो फैसला करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो ना बैठ जाएंगे उसमें, अपील में बैठ जाएंगे, किसी ना किसी को तो कोई ग्रीवेंस होगा। तो ये फुल कोर्ट इन द सेंस उस तरह से तो नहीं है, मगर किसी और सेंस में है कि तमाम की तमाम जो जजेस हैं उनकी राय आपके पास अवेलेबल होगी और सब कुछ। ये एक तारीखी ये एक अमल है और ये पाकिस्तान के 76 सालों में ये ऐसा पहले शायद नहीं हुआ। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये काम कर लिया तो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे डाल जाएगी। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये जो एक आर्गूमेंट है, रियासत अली आज़ाद साहब भी कह रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब भी, कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो जो अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो भी आता है तो उस पर अगर किसी ने अपील करनी होगी तो फुल कोर्ट की सूरत में फिर वो अपील के राइट से महरूम हो जाएगा। हामिद मीर साहब, इसमें देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की अपना जो केस हुआ था वो भी फुल कोर्ट ने डिसाइड किया था। 8/7 का फैसला आया जिसमें, और फिर 7/8 का फैसला भी हो गया। एक शेख जो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया था उसको ख़त्म कर दिया। देखें, उसके बावजूद भी रिव्यू का जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो 186 में, 188 में वो बरकरार रहती है। तो 188 की पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी का भी कोई एग्रीव्ड होगा इसमें आना चाहे। लेकिन इस वक्त तो ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स तो है नहीं, यहाँ उन्होंने सजा तो देनी नहीं है। यहाँ तो इन्होंने इश्यूज को रेगुलेट करना है कि किन किन इदारों ने, किन किन लोगों ने कैसे इसमें इंटरफेरेंस की,
क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कितना जक पहुंची है, और सजा देने और का जो अख्तियार होगा, या तो वो कोर्ट मार्शल के लिए कह देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मिलिट्री ट्रायल होगा और उनको सजाएं होंगी तो फिर उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स होंगी, या जो भी जिन कोर्टों में भी सजाएं होंगी, यहाँ तो फाइंडिंग्स देनी है ना इन्होंने। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई बहाम है कि जो है वो फिर भी उन्हीं 15 जजेस के पास बाकी रहेगी जो जज इसमें सुनेंगे। तो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के आइन के ऊपर भी नहीं, पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम पे और पूरी रियासत पे ये हमला हुआ है। पिछले 1 साल से वो जजेस लिख लिख के, हमें तो नहीं पता था उस वक्त का, 10 मई का उनका ऑर्डर देख लें और उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो उन्होंने कहा हुआ है वो उससे ज़्यादा अहम है कि बाकी जजेस को बुलाया जाए, बाकी हाई कोर्टों के जजेस को बुला के पूछा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर इस्लामाबाद की 90% जो हाई कोर्ट है वो ये समझती है कि यहाँ हमारी एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट इतना ज़्यादा सिर्फ ये नहीं है कि प्रेशराइज कर रही है या सिफारिशें कर रही है, वो उनके रिश्तेदारों को उठा करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा रही है, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगा रही है। रियासत साहब, ये जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी अहलिया की भी सज़ा मुअत्तल होगी, आपके ख्याल में ये कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं इससे पहले जो शुएब साहब ने कहा है ना कि अपील वाली बात, वो रिव्यू वाली बात उन्होंने की है, तो रिव्यू तब होता है जब अपील एग्जॉस्ट हो जाए। तो ये नहीं, पहला जो ओरिजिनल फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, डायरेक्टली उसके खिलाफ अब रिव्यू नहीं, उसके खिलाफ जो अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 होता है उसके खिलाफ पहले अपील है फिर रिव्यू होता है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। मैं समझता हूँ कि जो ये तोशाखाना केस में रिलीफ मिला है, इसी तरह नवाज शरीफ के केस के अंदर भी मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, उसके अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और इसके अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और उसके अंदर भी आर्टिकल 10A को फॉलो नहीं किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का, किसी भी मुल्ज़म का, इसके अंदर भी उसको फॉलो नहीं किया। इन द लाइट ऑफ दैट जो एविडेंस थी या नीचे जिस तरह से ट्रायल हुआ, इन द लाइट ऑफ दैट ये ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हुआ है। अच्छा, कामरान मुर्जा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि एक तरफ 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिकायत कर रहे हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत है, उन पे दबाव है, दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं, और पेशावर हाई कोर्ट से हमाद अदर साहब को 2-3 नहीं बल्कि इकट्ठे ही तकरीबन 40 से ज़ायद मुकदमात में उनको राहदारी ज़मानत मिल गई है। देखिए, एक बात तो पहली ये है कि ये जो केसेस जिस तरह से ये प्रोसीड हुए हैं ना, और जिस तरह से डंडा उठा के जज साहब बैठे हुए थे, ये 2-3-4 जितने केसेस ये आखिर में जो 4-5 दिनों में उन्होंने हुए थे, ये भी इंसाफ का खून था। तो ये मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये आर्डर सेटिस्फाइड होने के बाद रिमांड का केस बनता है। मगर इसके साथ साथ जो है ना, एक तो ये शुएब शाहीन साहब एक बात कर रहे हैं, मगर इसके साथ दूसरी भी मार्केट में बात है कि वो शायद कोई उनका भी सेटलमेंट चल रहा है। तो हम तो उस बात के आज जो नैब का प्रोसिक्यूटर है, नैब के प्रोसिक्यूटर की मर्जी से सज़ाएं मुअत्तल हुई हैं। नहीं, वो कंसीड कर रहा है, वो कंसीड कर रहा है, तो इसको तो निशाने हैदर देना चाहिए। पहले नवाज शरीफ के केस में उन्होंने जाके कंसीड किया है, और उसके बाद जो है ना इस वाले में तो इनको जो शोधा को जो तगमा मिलता है ना जी, वो आज नैब के प्रोसिक्यूटर को मिलना। अच्छा, इसमें मैं शुएब शाहीन साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ये जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, इन्होंने आज खुद ही कहा जी कि ये तो सज़ाएं मुअत्तल करने का केस बनता है, तो नैब की मर्जी से सज़ा मुअत्तल हुई है, तो ये कोई सेटलमेंट हो रही है? देखिए, नहीं, सेटलमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर सवाल ये है कि जिस अंदाज से वो सजाएं हुई हैं, आप प्रोसिक्यूटर्स को इमरान खान का वकील बना दिया, और हमारे जो गवाहान थे उनको आने की इजाजत नहीं दी, और जो गवाह उनके पास थे उन गवाहों के ऊपर जिरा भी प्रोसिक्यूटर्स के स्टेट काउंसिल्स के दिए हुए वकीलों से कराई गई। रात के 11 बजे सजाएं दे दी गई, और मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन से पहले हमने हर हाल में एक मैसेज देना है कि इमरान खान तो जी 35 साल की सजा लेके फारिग हो गया, और वो मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने इंसाफ का कत्ले आम किया, सबके सामने किया, सबकी आंखों के सामने किया। और यही तो मेरा ख्याल है, अमजद परवेज़ साहब भी तो उसमें प्रोसिक्यूटर थे, उनको तो उस केस की गहराई का पता था कि जो जो उसकी तह खुलेंगी वो एक एक चीज़ उनके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो जब उनका मकसद पूरा हो गया इलेक्शन से पहले सजा देना, और उसके बाद उनको पता है कि ये केस ही अच्छा, केस की अच्छा पूरे एविडेंस भी करा लें। मेरिट पे क्या है कि जनाब जो सरकारी इवैल्यूएशन कमेटी थी उसने इसको अंडर वैल्यू करके इसकी कीमत लगा दी।
अब अंडर वैल्यू करने वाले मुल्जिम हैं? नहीं जी, वो तो मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम कौन है जी? इमरान खान, दी देन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उनकी बेगम को क्यों डाल दिया? वो उनकी चूंकि बीवी है इसलिए उनको भी डाल दिया। ये है टोटल केस। और एक तोशाखाना केस, उसके 3 FIR 3 केस बना दिए। एक वो जिसमें हुमायूं दिलावर ने 3 साल सजा दी, दूसरा ये जिसमें ये 15 साल सजा दे दी, तीसरा वो एक FIR काट दी एक ही वाक़े के मुतालिक। तो केस का चूंकि उनको पता था कि इस केस का अंजाम क्या होना है, उनका मकसद था कि इलेक्शन से पहले इनको हर हाल में हमने जेल में फेंकना है और एक मैसेज देना है कि जनाब इमरान खान 30 साल 35 साल के लिए पॉलिटिक्स से भी आउट हो गए और वो जेल में भी चले गए और कन्विक्टेड भी हो गए। लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अवाम खड़ी है आज इमरान खान के साथ, लोग आज PTI के साथ खड़े हैं। वो एक ही बंदे को लीडर समझते हैं, वो है इमरान खान। और वो काम बल्कि उल्टा हो गया इनके खिलाफ कि इतनी ज्यादा नफरत इनके खिलाफ फैली कि आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को। आज तो देखे ना, जो जजेस ने लिख के दिया है वो भी किसका केस है? इमरान खान का केस, कि जी उसके वजह से प्रेशर डालने के लिए 2 जज साहबान ने कहा ये केस नहीं बनता है, एक जज साहब ने कहा नहीं बनता है, वहां से प्रेशर डालना शुरू हुए। पिछले साल 30 मार्च 2023 से ये सिलसिला शुरू होता है। फिर चलते चलते पिछले साल बंदियाल साहब को ये मिलते हैं, काजी फाइजा साहब को मिलते हैं, उमरता बंदिया इसको मिलते हैं, आमिर फारूक साहब को मिलते हैं, लेकिन कोई भी उनके एग्रीमेंट से एड्रेस नहीं करता और वो खत तो खत लिखते रहते हैं। लेकिन उसके बाद अब आकर उन्हें ये खत लिख दिया, तो सिलसिला कहां से? आपको उम्मीद है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को इंसाफ मिल जाएगा? मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह। ना सिर्फ इनको इंसाफ मिलेगा, इनको इंसाफ मिलने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उस हथकंडों से बच जाएगी जो निजाम इंसाफ के ऊपर उन्होंने पंजे गाड़ रखे हैं और इंसाफ को उन्होंने कैद कर रखा है। जब तक इंसाफ मुनसिफ आजाद नहीं होंगे, जब इंसाफ देने वाले इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, तो ना वो मुल्क तरक्की करते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, रियासत अली आज़ाद साहब और जनाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत की तहकीकात के लिए, तो ये इसको एक मुस्बत पेशरफ्त कहना चाहिए। कुछ इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि फुल कोर्ट भी बनना चाहिए, लेकिन जो भी कहें ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और अब इस पेशरफ्त के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। अगर इस मुल्क में जज इंसाफ मांग रहे हैं तो ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और मुनफरिद वाक़या है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हाई कोर्ट के 6 जजों को इंसाफ देने में कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन इस मौजू पे आज कौमी असम्बली में भी बड़ी बहस हुई है, तो एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नौजवान अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और पूरे मुल्क में ये सवाल ज़ेर बहस है कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब जो हैं उनको अगर पहले इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया तो क्या उनसे पूछ के किया, और जिलानी साहब जो हैं उन्होंने अगर बाद में ख़त लिख कर माजरत की तो माजरत क्यों की? क्या उनको आफ्टर थाट आई थी या उनसे पहले पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? बहुत से सवालात हैं और इनके जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, और उसामा हमज़ा साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोजरा से। इनके वालिद साहब एम हमज़ा साहब भी जो हैं वो पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब ये बताएं कि ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि यू टर्न किसने लिया है? यू टर्न तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लिया है या किसी और ने लिया है? क्या जब आप उनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बना रहे थे तो उनसे पूछा नहीं था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये अहम सवाल है जो आपने पूछा है, तो मैं आपको फ्रॉम द आउटसेट कैटेगोरिकली ये बताना चाहूँगा जी कि मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से ही बात हुई थी और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि कैबिनेट की फ़ैसले से पहले, जिस फ़ैसले के तहत जिलानी साहब को सरबराह मुकर्रर किया गया था कमीशन के, उससे पहले लॉ मिनिस्टर साहब ने कंसेंट लिया था जिलानी साहब से। मगर मेरे ख़्याल से बदकिस्मती से उस अपॉइंटमेंट के बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी आप कह लें, जिस तरीके का रवैया सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और जिस तरीके की एक पोलिटिसाइजेशन करने की कोशिश की गई, मेरे ख़्याल से हो सकता है उसके नतीजे में एक
फ़र्क पड़ा हो या उसका एक इम्पैक्ट रहा हो, क्योंकि आपने देखा कि जब हुकूमत ने ये अपॉइंटमेंट अनाउंस की थी तो उसके बाद ना सिर्फ जनरली मीडिया में बट ओवरऑल आपकी लीगल सर्कल्स में भी सारे बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और मुल्क के दीगर बार्स की तरफ से इसको खुशाइन फ़ैसला करार दिया गया था। उनकी उस शख्स की अपॉइंटमेंट को, उनकी सिलेक्शन को भी खुशाइन करार दिया गया था कि वो एक गैर मुतनाज़ शख्स हैं, इम्पार्शल हैं। मगर बदकिस्मती से ये माहौल बना है। मगर मैं हामिद मीर साहब एक और बात ज़रूर हुकूमत के बिहाफ पे या हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हुए ज़रूर वाज़े करना चाहूँगा कि ये कमीशन बनाने का प्रपोज़ल इनिशियली हुकूमत की तरफ से आया था। देखिए, आप जानते हैं कि जब ये ख़त आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल कोर्ट मीटिंग की और उस फुल कोर्ट मीटिंग के नतीजे का हवाला सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ में भी दिया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ जजेज़ ने वहाँ पे उनका व्यू था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से या एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की जाए। और उस मीटिंग के अंदर भी प्रपोज़ल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साइड से ही आया था कि कमीशन बनाया जाए। तो हुकूमत ने उस मीटिंग में भी सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पर गई थी जी, और उन्हीं की प्रपोज़ल के ऊपर ही कमीशन बनाया गया। और फिर कमीशन बनाने के बाद भी मैं आई विल गो एज़ फार एज सेइंग कि जिलानी साहब का नाम भी उस मीटिंग में मेरी इतला के मुताबिक डिस्कस हुआ और एक जनरल एक्सेप्टेंस उस मीटिंग के अंदर उस पर भी की गई और उसके बाद भी जिलानी साहब से कंसेंट लेके ये उनको अपॉइंट किया गया। तो एट नो पॉइंट तो यू टर्न किसने लिया? कि देखिए, हुकूमत का जहाँ तक किरदार है मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुओ मोटो लिया है, जिलानी साहब ने चलें उसमें से आप माजरत की है, मगर उसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया कि पहले उनके ही कंसेंट से उनको अपॉइंट किया गया। मेरा ख्याल है अगर वो एक काम करते तो एक ओवरऑल एक अच्छा माहौल बनता था। आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिलता है कि आपके ख्याल में जिलानी साहब जो है वो जो सोशल मीडिया पे बकौल आपके तूफान बदतमीजी बरपा हुआ उसकी वजह से बैकआउट। जी देखिए, मेरा एक ख्याल है, उन्होंने कुछ हवाला अपने ख़त में भी दिया है, कुछ TORs के हवाले से कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, मगर मेरा ख्याल है कि शायद एक ऐसा शख्स जो अदरवाइज़ ही इज़ गॉट सच अ गुड रेप्यूटेशन माशाल्लाह और उनका नाम एक बड़ा एक एक्सेप्टेंस भी थी, शायद एक मामला जब इतना पोलिटिसाइज़ हो जाए, इतना ख़राब उसको करने की कोशिश की जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें से काम से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सू मोटो लिया है, अब आगे कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पर या उनके प्रपोज़ल पर भी बनाया गया था। अब अगर उन्होंने सू मोटो लिया है तो मेरा ख्याल है लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट। अच्छा, उसामा हमजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत करके अच्छा किया है या उनका बैकआउट करना जो है वो नेक शगुन नहीं है? देखिए हामिद मीर साहब, अपोजिशन तो कहती है कि हमें फुल कोर्ट आप दें, फुल कोर्ट, ठीक है जी, और अगर एक रिटायर्ड जज पे को करते हैं और कमीशन बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी अगर माजरत करता, आप देखें इनकी कितनी कमज़ोर फुटिंग है, इखलाकी जवाज़ मौजूद नहीं है इनका। जब आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वो तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक आला अदलिया के 6 जजेस ने दिया है, उन्होंने अपना जो तहरीर भेजी है, जो अपने खदशात का इजहार किया है, ये उन्होंने कौम की नब्ज़ पे हाथ रखा है और जो कुछ उन्होंने बयान की हैं चीज़ें, ये बहुत खौफनाक हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, मेरा एक थोड़ा पुराना सियासी रेफरेंस भी है, मैं हमजा साहब का बेटा हूँ। 62 के इलेक्शन से 65 में वो जीते, यानी मगरब पाकिस्तान असम्बली के मेंबर थे। अपोजिशन में तब भी मार्शाल्लाह था, अयूब खान को फेस करते रहे, नवाब कालाबाग को फेस करते रहे। इस तरह से कभी आम आदमी को भी कभी किसी ने हर्ट नहीं किया था। अब तो जजेस निशाना है। ये हमने कौम को, दुनिया को क्या सिग्नल दे रहे हैं? अहमद मीर साहब, ये जब कानून की अमलदारी ख़त्म हो जाती है तो फिर अनारकी चलती है, फिर खाना जंगी आती है। ये हमने रोकना है इसको। ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जो 6 जजेस ने शिकायत की हैं, वैसे मेरे लिए तो ये नई नहीं है, मैंने तो पहले भी बड़ी दफ़ा सुनी है। सर ये तो आप कह लें कि आपसे इससे पहले 2-3 जजेस। एक मिनट ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ, एक साबिक वज़ीर आज़म है जी, वो कुछ जजों के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। बड़ा जुल्म होगा और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिले माफी नहीं है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। अच्छा उसामा साहब, जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं कर रहे?
ये तो जी जो सच बोलेगा वही काबिल सज़ा होगा। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब जिन बातों को ये फरमा रहे हैं वो तो नारा लेके आए थे कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो से साड़ी गल होगी तो दरमियानी सफ़र कितना है। देखें बात ये है, हमने अगर रूल ऑफ लॉ कायम करना है, मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो फिर आपको मजबूत अदलिया चाहिए, ऐसी अदलिया जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। जब पूरे 6 जजेस बोलते हैं, देखें ये एक बहुत वाज़ेह चीज़ है कि हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अगर उन तबकात में भी पाया जाता है कि जो मुल्क कौम के फ़ैसले करते हैं, तो कहाँ जाएंगे हम। मैं अब सीधा अपने गोजरा से निकला हूँ तो मुझे पता चला है। देखें आमदवीर भाई, ये तो जजेस हैं, आपके जो सहाफ़ी हैं, ये हम कौम उनकी आंखों से देखती है और उनके कानों से सुनती है। गोजरा में कल रोज़े की हालत में एक वसीम मलिक नामी लड़का, नौजवान सहाफ़ी, G7 का वो सोशल वर्कर भी है, और ये देखें उसकी टॉर्चर की हुई, इसको ये उसकी रिज़ल्ट्स हैं। किसने टॉर्चर किया उसको? ये वो लोग जो यहाँ मुल्क में गुंडागर्दी चाहते हैं, जो कानून नहीं चाहते। अच्छा, वो जिनकी मोहतरम जिनकी निशानदेही फरमा रहे थे, ये पूरा सच नहीं बोलते। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं वो एक सवाल का जवाब दें। कियानी साहब, पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे तो एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे तस्दीक की थी कि किस तरीके से उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। सुने जी शहबाज शरीफ साहब ने मेरे सामने क्या कहा। जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले आपको जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने और जनरल नवीद मुख्तार ने प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की थी, को डील करने की कोशिश की थी, लेकिन आप की डील जो है वो नहीं हो सकी, आपने इनकार कर दिया। 2018 से इलेक्शन की पहले की बात है जी, ये बात दुरुस्त है? ये आपकी बात, मेरी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से और जनरल नवीद मुख्तार उसमें मौजूद थे और जनरल फैज़ भी गालिब मौजूद थे। मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने एंड में ये कहा था, कोई अगर ये समझता है कि मैं अपने भाई को छुरा घोंप के वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैंने कहा मैं ऐसी वजारत उस्मा 10 मरतबा कुर्बान कर दूंगा। अगर आप इनकार ना करते तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ना बनते। जी, अगर मैं इनकार न करता तो आप ही ने बनवाया। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने कब्र में जाऊंगा, ये तो मैं अपना एक तुमत लेके ये कालक मुंह पर मिला के। अच्छा कियानी साहब, सवाल मेरा ये है कि जो बात 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं, वही बात माजी में नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं। लेकिन जो कबीना का इजलास हुआ उसमें कहा, कबीना के इजलास ने मोअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। तो क्या ये मुस्लिम लीग नून अपना जो पहले का जो नैरेटिव है उससे यू टर्न ले रही है? जी हामिद मीर साहब, मैं एक दो बातों का ज़रा हवाला देना चाहूँगा। मेरे भाई ने यहाँ पे बात की तो एक कंपैरिजन ज़रूर कर लें। देखिए, जो आज ये पीटीआई अलमबरदार बनी हुई है ना जी जमहूरियत की और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की, तो यही पीटीआई थी जिसने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस किया। ना सिर्फ वो रेफरेंस किया मगर जिस तरीके से उस टाइम पे उनके लॉ मिनिस्टर थे फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर को आगे करके इन्होंने, फवाद चौधरी ने भी बाद में, इनके सारे लोगों ने जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज़ किया, उनकी फैमिली को विक्टिमाइज़ किया, सोशल मीडिया पे FBI के फेरे लगवाए, आपको अच्छी तरह याद है। और आरिफ अलवी साहब ने भी उसमें पूरा किरदार अदा किया। ये वही लोग हैं। दूसरा, आज जो ये लोग बातें कर रहे हैं, तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की भी जो पटिशन थी, तो उस टाइम पे उन्होंने भी बात की कि किस तरह उस मामले के बाद उनका एक सोशल बॉयकॉट रहा उनके सर्कल्स में, और साथ ही साथ एक खामोशी रही पीटीआई की गवर्नमेंट सर्कल्स की तरफ से। हमारी तरफ से तो ऐसा नहीं है। देखिए जी, हमारी हुकूमत, हमारी जमात इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिल्कुल यकीन रखती है। और देखिए, इसलिए आपने देखा कि ये मामला, ये चिट्ठी किस दिन आई, उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई। क्या उसके अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात चीफ जस्टिस से नहीं हुई? और सुप्रीम कोर्ट के प्रपोजल के ऊपर
क्या हुकूमत ने एक्शन लेके इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया, और क्या एक ऐसे साबिक जज की तैनाती नहीं की जिसके ऊपर सब मुत्तफिक थे। तो देखिए हुकूमत ने एक्शन लिया। हम अगर खामोशी रखनी होती या इनकी तरह का रवैया रखना होता माजी की तरह तो हम रख सकते थे। हम फर्मली इसमें बिलीव करते हैं। जो बातें आपने नवाज शरीफ साहब की बातें चलाई उसमें भी हम बिलीव करते हैं, और इसीलिए आज भी हमारी हुकूमत का किरदार और एक्शन ऐसे ही था। जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। उसामा हमजा साहब, आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया तो अब 6 जज साहिबान जो है उनको इंसाफ मिल जाएगा? खुदा करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपका हाईएस्ट इदारा है जहाँ से हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल इन 6 जजेस से पहले 2 या 3 ऐसे जजेस भी हैं जिनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। उनको भी सुनना चाहिए। उनके साथ भी यही रवैये होंगे। ये हम पूरा सच नहीं बोलते। अभी कियानी साहब ने जिक्र किया है कि फ़रोग नसीम साहब ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था। तो फ़रोग नसीम साहब तो इनके पास बैठे हुए हैं। फ़रोग नसीम साहब किधर हैं? और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस था, देखें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह से मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह से लगे हैं, ये हक़ाइक़ इमरान खान साहब ने लगवाया। ये हक़ाइक़ मैंने अर्ज़ किया ना, ये हक़ाइक़ वो कैसे बने, इमरान साहब तो को कैसे, आप बता दें कैसे बने? ये चीज़ें ऐसी हैं हामिद भी भाई। इमरान खान साहब को किसी ने डिक्टेट किया था? ये जिस तरह से लगे ये तारीख का एक जबर है। अच्छा, किसी ने ज़बरदस्ती लगवाया? यानी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जब एक कंसेंसस ना हो सका, जो तीसरा नाम दिया वो हम भुगत रहे हैं, वो उनको हम भुगत रहे हैं चीफ इलेक्शन को, हमने पूरी कौम भुगत रही है। शेख रशीद ने जमानत दी थी इनकी। देखें अगर दी थी तो फिर मैं समझता हूँ गलतियाँ इंसानों ने ही करनी है। ठीक है। और सीखना है ये, अगर हम गलतियों से सीखेंगे नहीं हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएं जी कियानी साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये मामला जो है ये ईद से पहले निमट जाएगा या ईद के बाद होगा? जी देखिए, आपने देखा है आज की आई थिंक पहली हेयरिंग जो है वो बुध के दिन की रखी गई। बुध की सुबह गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर बेंच की रखी है जी। मगर मैं इसमें तो देखिए उसमें क्या प्रोग्रेस होती है, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन का सिलसिला शुरू हो गया था। इंक्वायरी कमीशन का फैसला तो अभी भी काबीना का कायम है। अच्छा, अब जिलानी साहब ने तो देखिए माजरत की है टू हेड द कमीशन, बट आगे देखा जा सकता है कि शायद कोई और साबिक जज जो कि जिनकी इसी तरह की एक्सेप्टेंस, लेकिन पीटीआई कहती है फुल कोर्ट बनना चाहिए। देखिए उसके ऊपर 2 बातें हैं। मैं ज़रा एक टेक्निकलिटी ज़रूर, जो मैं खुद वकील नहीं हूँ मगर जो वकला भाइयों से बात करके कुछ एक व्यू मिला है, वो ये है कि इनिशियली भी बात इंक्वायरी कमीशन की तरफ इसलिए शायद गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग्स के अंदर फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो सकती जी, और इसलिए अगर आपने जो जजेस हैं अगर उनने कोई बयान देना है उसकी गवाही जो है वो शायद इस मकसद ही ये था इंक्वायरी कमीशन का कि उधर वो काम हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स में नहीं हो सकता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब अगर ये एक कदम उठाया है और 7 मेंबर बेंच की बात हुई है, तो देखिए इसमें मैं 2 बातें करना चाहूँगा। अब आप जानते हैं कि अब बेंचेस की फॉर्मेशन भी और सू मोटो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत होते हैं, जिसमें एक सिर्फ चीफ जस्टिस फर्द वाहिद नहीं बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो तीनों ने ही फैसला किया है, तो ये सू मोटो लिया गया है और तीनों ने ही फैसला किया है, तो इस बेंच की फॉर्मेशन हुई है। आज मैं टीवी पे ही 1-2 कानूनी माहिरीन को सुन रहा था, तो उसमें ये एक पॉइंट सामने आया था कि एक वजह लार्जर बेंच की फुल बेंच के बजाय होने की ये है कि 7 मेंबर बेंच अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कोई भी सुओ मोटो के केस का फैसला भी होता है तो वो अपीलेबल है। अब अगर इस फैसले को कहीं अपील करना होगा तो इससे ही बड़े बेंच पे के सामने अपील हो सकेगा। इसलिए अगर आज कोई 7 मेंबर बेंच ये मामला सुनता है, उस पर कोई भी फैसला करता है, अगर इसके ऊपर कोई अपील होती है तो फिर आपके पास गुंजाइश होगी कि फुल कोर्ट या उससे भी बड़े बेंच के सामने जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब, हमजा साहब, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।